हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने अभी अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिया है। उस परीक्षा में जो आपको पेपर मिला था, उस पेपर से मैं आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्नों का सॉल्यूशन दे रहा हूं। इस वीडियो को देख करके आप आकलन कर सकते हैं कि आपने जो बहुविकल्पी प्रश्न थे उन बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर सही दिया है, अन्यथा गलत दिया है। ये पेपर आज जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वो साइंस का यानी विज्ञान का है, और पेपर आपका विज्ञान का है, और यह पेपर मुख्य रूप से कक्षा 10 के बच्चों का है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों का है। इसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने पेपर में दिया गया था कि समतल दर्पण द्वारा, पहला प्रश्न आपका था कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। देखिए, प्रश्न आपसे किया गया है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। इसमें आपके सामने अ, ब, स, द 4 विकल्प दिए गए थे। अ था, ब था, स था और द था। ये 4 विकल्प आपके सामने था। पहला बोला गया था एक से कम, दूसरा विकल्प में था एक से अधिक, तीसरा विकल्प में आपका था एक, और चौथा विकल्प था आपका अनंत। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला था। उसमें पूछा गया था कि समतल दर्पण जो होता है उस समतल दर्पण द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है उसका आवर्धन क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो होता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूर दर्पण के पीछे बनता है, और वह जो प्रतिबिंब होता है वह बताया गया है कि वस्तु के आकार का बनता है। ठीक है ना। इस कंडीशन में आवर्धन का मतलब आपको पता है कि आवर्धन जो होता है दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की लंबाई और जो वस्तु की लंबाई होता है उसके अनुपात के बराबर होता है। इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं, अभी हमने आपको बताया कि समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है, तो कन्फर्म है कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों एक बराबर हुए। इस कंडीशन में आपका जो आवर्धन होगा समतल दर्पण का वह क्या होगा, एक होगा, यानी विकल्प स सही था आपका। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ये दूसरा क्वेश्चन आपसे किया गया है। देखिए ध्यान से, बोला गया है अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। इसमें से 4 विकल्प आपको दिए गए थे, अ, ब, स और द। पहला दिया गया था आभासी, फिर दिया गया था उल्टा, फिर दिया गया था छोटा। दूसरा में दिया गया था आभासी, सीधा और दिया गया था छोटा। तीसरा दिया गया था आभासी, सीधा और बड़ा, और चौथा विकल्प आपका था कोई नहीं। आइए हम चर्चा करते हैं। जो दर्पण बताया जा रहा है वह दर्पण हमारा अवतल लेंस है। जैसा कि आप सभी लोग भली भांति ये जानते हैं कि जो अवतल लेंस ही ऐसा एक लेंस होता है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब सदैव जो होता है कैसा बनता है, सीधा बनता है, और उत्तल में केवल एक कंडीशन होता है जहां पर सीधा बनता है। इस कंडीशन में आप देखते हैं तो यह जो आपके सामने मैं लेंस बना रहा हूं, यह लेंस आपका अवतल लेंस है। इस कंडीशन में अगर कोई वस्तु अगर यहाँ पर स्थित होती है तो एक जो होती है, अगर इस मुख्य अक्ष के समांतर अगर आप ले जाते हैं, प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं तो ये फैल जाएगा। इसका परावर्तन जो होगा इधर होगा, ऐसे इस कंडीशन में होगा, इधर ये परावर्तित होगी। लेकिन
इसको अगर हम काल्पनिक रूप से अगर मिलाते हैं तो आपको पता है कि इसको पीछे की तरफ काल्पनिक रूप से अगर आप मिलाएंगे तो ऐसे मिलाएंगे, और दूसरी किरण जो है इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, और इस प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणों की खासियत ये जानते हैं कि ये तुरंत अपने मार्ग पर रिटर्न हो जाती है। इस कंडीशन में ये जो हम प्रतिबिंब, अगर ये वस्तु हमारी ए और बी है तो ये वस्तु हमारा जो होगा, वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश पर बनेगा। यानी ये हमारा लेंस है, ये वस्तु का प्रतिबिंब बना है। आप देख रहे हैं कि ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है यह वस्तु की लंबाई से छोटा है लेकिन सीधा है और लेंस के सामने है। अब इसमें हमें देखना है कि वस्तु जो हमारा है, अरे प्रतिबिंब जो वस्तु का बना है वह छोटा बना है, सीधा बना है, और लेकिन ये कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी होगा। इसलिए इस कंडीशन में आपका जो विकल्प सही है वह कौन सा विकल्प, ब, यानी ब वाला जो विकल्प है जिसमें दिया गया था कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा बनेगा, वही विकल्प आपका क्या था, सही था। आगे के प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या किया गया है उस प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, तीसरा प्रश्न जो है वह बोला गया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, इसमें 4 विकल्प आपको दिया गया था, अ, ब, स और द। ये 4 विकल्प दिए गए थे। अ वाला में दिया गया था F बराबर r/2, दूसरा विकल्प दिया गया था F बराबर 2r, तीसरा विकल्प दिया गया था r बराबर f/2 और चौथा दिया गया था F बराबर r। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। बताया गया है कि किसी भी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह दर्पण की वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। जब वो आधी होती है तो कन्फर्म है कि विकल्प हमारा क्या है, असही है। चौथा क्वेश्चन आपसे दिया गया था, पूछा गया था कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। इसमें रंग के बारे में पूछा है। अ विकल्प दिया गया था हरे रंग के लिए, दूसरा ब विकल्प दिया था लाल रंग के लिए, तीसरा स विकल्प दिया गया था पीले रंग के लिए, और चौथा द जो विकल्प था वह बैगनी रंग के लिए। तो दोस्तों हमें ख्याल करना है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम जो होता है तो वह बैगनी रंग के लिए होता है, और न्यूनतम जो होता है वह लाल रंग के लिए होता है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, अधिकतम, इसलिए हमारा सही विकल्प जो होगा बैगनी रंग होगा। अगर न्यूनतम पूछा होता तो हम लाल रंग पे लगा देते। क्वेश्चन नंबर 5वां आपसे पूछा गया है, दिया गया है कि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। इसमें से 4 विकल्प दिया गया था, 2D यानी 2 डायोप्टर, ब दिया गया था 3 डायोप्टर, स दिया गया था आपका 4 डायोप्टर और द दिया गया था 5 डायोप्टर। अब हमें ये देखना है कि एक जो हमारा लेंस है उस लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। हमें लेंस की क्षमता पूछा जा रहा है। आपको बताया गया है कि क्षमता का 2 सूत्र होता है। पहला P बराबर होता है 1/f, लेकिन ये कंडीशन आपका कब होगा, जब F मीटर में दिया होगा, और एक P बराबर लिखाया गया है 100/f, कब, जब ये F जो हो सेंटीमीटर में है। इस कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो फोकस दूरी हमें सेंटीमीटर में दिख रही है। इसका मतलब सूत्र हमें ये लगाना होगा, P बराबर 100/20 कर देंगे, यानी इसको काट देंगे, यानी 5 डायोप्टर। यानी हमारा विकल्प जो सही है वो कौन सा है, द सही है। द वाला विकल्प हमारा सही है। 6वां प्रश्न पे आते हैं। 6वां प्रश्न में दिया है कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु
स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु स्थित होता है, इसमें 4 विकल्प आपको दिया गया है। अ दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ब दिया गया है 50 सेंटीमीटर, स दिया गया है 100 सेंटीमीटर और द जो दिया गया है वह अनंत। देखिए दोस्तों, किसी भी स्वस्थ आंख के लिए एक होता है दूर बिंदु और एक होता है निकट बिंदु। तो अगर मनुष्य का नेत्र जो है स्वस्थ है, उसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं है, दोष रहित अगर वह है, तो इस कंडीशन में मनुष्य के नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है और निकटतम बिंदु जो होता है वह 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। यानी अगर मनुष्य का नेत्र में किसी तरह का कोई विकार नहीं है, किसी तरह का कोई दोष नहीं है, अगर मनुष्य का नेत्र पूरी तरह से स्वस्थ है, तो इस कंडीशन में मनुष्य जो होता है अपने नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी को मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है और दूर तो कितनों दूरी पर देख सकता है, यानी वो बोला गया है दूर बिंदु, तो उसको आप करेंगे अनंत। 7वां क्वेश्चन आपसे किया गया है मानव नेत्र। बोला गया है मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य का जो नेत्र होता है उस नेत्र में जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी भाग होते हैं, उसमें हमें ये बतलाना है कि प्रतिबिंब किस स्थान पे बनता है। इसमें 4 विकल्प में पहला विकल्प आपको दिया था कार्निया पर, पहला विकल्प कार्निया था। वो आपको दिया था आइरिस पर। स आपका विकल्प दिया गया था पुतली पर और द आपका विकल्प दिया गया था रेटिना पर। हाँ दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जो नेत्र लेंस द्वारा जो होता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है, ना तो कार्निया पर बनता है, ना तो आइरिस पे बनता है, ना ही पुतली पर बनता है, क्योंकि मनुष्य के नेत्र का वह भाग जो होता है जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो मनुष्य के नेत्र में एक तरह से पर्दे का कार्य करती है, वो है क्या? रेटिना। इस प्रकार से आपका विकल्प जो होगा वो 10 सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेपर में दिया गया था। पेपर में क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न में बोला गया है 8वां प्रश्न, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सूत्र है, इसमें भी विकल्प दिए गया है। पहला जो है PbNO3 दिया गया है, ब वाला में दिया गया था PbNO3 ट्वाइस, स वाला विकल्प दिया गया था PbNO2 ट्वाइस और द जो विकल्प दिया गया था PbO दिया गया था। दोस्तों, हमें किसका रासायनिक सूत्र ढूंढना है? लेड नाइट्रेट का, यानी लेड का मतलब हो गया सीसा, यानी इसका सूत्र Pb हो गया, और नाइट्रेट का सूत्र हमारा होता है NO3। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह जो लेड होता है, इस लेड का संयोजकता +2 होता है और नाइट्रेट की संयोजकता जो होती है -1 होती है। यानी लेड की जो संयोजकता होती है वह +2 और नाइट्रेट की जो संयोजकता होती है वह -1 होती है। इस स्थिति में अगर हम इन संयोजकताओं को अगर हम देखते हैं, लेड और नाइट्रेट की संयोजकताओं की अगर हम तुलना करते हैं, तो इस कंडीशन में इसमें से पहला तो किसी कीमत पर सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर +2 दिख रहा है, यहाँ पे -1, यानी हमारा जो सही विकल्प होगा इस संयोजकताओं को देखते हुए विकल्प हमारा ब सही होगा। 8वां के बाद जो 9वां क्वेश्चन है वह बोला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। बोला है उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ये प्रश्न आपसे किया गया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी इसमें विकल्प जो दिया गया है, पहला दिया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल तथा अम्लीय लवण। ब विकल्प आपका दिया गया है क्षार तथा क्षारीय लवण।
क्षारीय लवण, और स आपका दिया गया है अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, और द जो आपका विकल्प है वह दिया गया था अम्ल तथा जल। दोस्तों हमें बतलाना है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो आपको बताया गया है, डिफिनीशन भी हमने नोट्स में लिखवाया है कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है, जब कोई अम्ल होता है वह किसी क्षार से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो इस कंडीशन में लवण और क्या बनता है, जल बनता है। यानी लवण और जल बनने की क्रिया उदासीनीकरण क्रिया होती है। और लवण और जल कैसे बनता है, तो कन्फर्म है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई एक अम्ल ले लीजिए, एक क्षार ले लीजिए। जैसे हमने ले लिया एक ले लिया क्षार, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक अम्ल CH से अभिक्रिया हमने करा दिया, यानी यह हमारा एक क्षार है और यह हमारा एक अम्ल है, यानी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। इस कंडीशन में आपका जब बनता है तो यह NaCl बनता है और क्या बनता है, H2O बनता है। यानी यह जो NaCl यानी नमक जो है वह एक लवण है और यह क्या है, पानी। यानी जब कोई क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उस दौरान लवण और जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां था, जो इसमें प्रश्न किया गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया था कि जल को, 10वां प्रश्न में है कि जल को जीवाणु रहित, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। देखिए हमें जल को जीवाणु रहित बनाना है, इसके लिए उपयोगी पदार्थ हमसे पूछ रहा है। पहला में दिया गया है धावन सोडा, दूसरा हमारा विकल्प दिया गया था बेकिंग सोडा, तीसरा विकल्प हमारा दिया गया था फिटकरी, और द विकल्प हमारा दिया गया था विरंजक चूर्ण। दोस्तों किसी भी जल को जीवाणु रहित यानी उस जल में उपस्थित जीवाणुओं को खत्म करने के लिए न ही हम धावन सोडा का प्रयोग कर पाएंगे और न ही बेकिंग सोडा का प्रयोग कर पाएंगे और न ही फिटकरी का प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि फिटकरी करता क्या है, जल को शुद्ध करता है, जीवाणुओं को खत्म नहीं कर पाएगा, वो केवल उसको शुद्ध करता है, मतलब कि जल के अंदर जो गंदगी होती है उसको तली में बैठा देता है। लेकिन यही जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, जिसका दूसरा नाम विरंजक चूर्ण होता है, यही विरंजक चूर्ण जो होता है वह जल को जीवाणु रहित बनाता है। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो की समाप्ति करता हूं। दोस्तों बचे हुए क्वेश्चनों को मैं अपने अगले वीडियो के साथ लेकर के पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को, जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों को और अन्य दूसरे लोगों को भी इस छठ के पावन पर्व पर शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां भरे रहे। धन्यवाद दोस्तों।